नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके रेवोल्यूशन में, जिसमें हमारी जो एक महत्वपूर्ण सीरीज़ चल रही थी संपूर्ण जीव विज्ञान की, जिसके हम भाग 3 में आ चुके हैं और लगभग हम इसमें 75 क्वेश्चन कर चुके हैं। वहां से आगे हम अभी सीरीज़ को चलाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा भाग 3 कंप्लीट बायोलॉजी की सीरीज़ का। क्वेश्चन है हमारा अगला, जीवधारियों के नाम का पहला शब्द क्या बताता है। तो जीवधारियों के जो भी नाम होते हैं ना, वो दो नामों से मिलकर बना होता है। जैसे मनुष्य का नाम क्या है, होमो सेपियंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो होमो सेपियंस में जो पहला वर्ड है ये वंश को संबोधित करता है और जो दूसरा वर्ड है वो जाति को संबोधित करता है। तो कई बार ये एग्जाम में पूछ लेता है कि पहला इनमें से जाति को कौन सा शब्द सूचक करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिस्टोन नामक प्रोटीन किसमें पाया जाता है। तो केवल यूकेरियोटिक जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनमें हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, केवल यूकेरियोटिक में। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका विभाजन का जो सिद्धांत दिया था वो विरचाऊ ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, जेनेटिक शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। तो जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो डब्ल्यू वॉटसन ने किया था। और जो जेनेटिक विज्ञान का जो पिता कहा जाता है वो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, उसने मटर के पौधे पर इसका इस्तेमाल किया था या इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है भाई, तो जेनेटिक शब्द के बारे में अगर पूछे तो डब्ल्यू वॉटसन ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, घरेलू मक्खियों में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो घरेलू मक्खियों में 12 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, बैक्टीरियल जो साइंस है हमारी, उसका जनक कहा जाता है एंटोनियो लुइन हॉक को। ठीक है फ्रेंड्स, इसी ने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी। ठीक है, तो इसी को बैक्टीरिया विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला है, कवक से होने वाले रोग। तो देखिए, कवक से होने वाले जो रोग होते हैं वह हैं हमारे गंजा, दामाद, खाए फ्रूट। ये एक तरीके की ट्रिक है, आप इसको याद रख सकते हैं। गंजा यानी कि गंजापन, दामाद यानी कि यहाँ पे दमा है तो दमा होना है। ठीक है, दमा होता है। दाद, यहाँ पर दाद लिखा है यानी कि दाद जो होती है। ठीक है, गंजापन दमा हो गया, दाद हो गया। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे दाद खाज, खाज से खाज हो जाएगी, और फ्रूट से एथलीट फ्रूट। तो ये चार जो रोग हैं ये हमारे कवक से होने वाले रोग हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। संसार का सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है। तो सबसे ऊंचा वृक्ष जो है संसार का वो है सिंकोया, जो कि 120 मीटर का है। ठीक है, और इसको कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो संसार का सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है, सिंकोया। पारा वाला जल पीने से होता है। तो देखिए, जो पारा वाला प्रदूषण होता है, पारा यानी कि मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी मिले जल को पीने से कौन सा रोग होता है। तो मिनमाता रोग उससे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो मर्क्यूरी का जो प्रदूषण होता है उसके द्वारा होने वाला रोग है मिनमाता रोग। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है एपीकल्चर। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को सर्वप्रथम किस आधार पर वर्गीकृत किया गया था। तो अरस्तु ने सबसे पहले जीवों को उनके आवास के आधार पर वर्गीकृत किया था। अगला क्वेश्चन है, पादप व जंतु के बीच स्थित यगलीना किस जगत में है। तो ये जो यगलीना है ये किस जगत में आता है, ये आता है हमारे प्रोटिस्टा में। ठीक है फ्रेंड, जो प्रोटिस्टा जगत है, 5 किंगडम थ्योरी दी थी ना विटेकर ने, तो उन्हीं में से एक जगत है प्रोटिस्टा जिसके अंदर यगलीना आता है, जो कि पादप और जंतु के बीच की एक स्थित कड़ी है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है। तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है जाति। ठीक है फ्रेंड, जाति को या स्पीसीज को वर्गीकरण की आधारभूत इकाई माना जाता है। अगला है, जीव द्रव्य का कितना प्रतिशत भाग जल से बना है। तो जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल से बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसमें हम बात करें और जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, तो कार्बन होता है उसमें लगभग 10%, 10% क्या करिए आप मान सकते हो। ठीक है, 10 साढ़े 10%। हाइड्रोजन जो होता है वो 10% होता है, और नाइट्रोजन जो होता है वो 2.5% होता है। ठीक है, तो 80% भाग जो हमारा वो होता है वो होता है हमारा जल। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए किस रूप में होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हमारी होती हैं उनके अंदर डीएनए एकल सूत्र में होता है, जबकि जो हमारी यूकेरियोटिक होती है वहाँ पर ये हमारा द्विसूत्री होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पर वो दोहरे सूत्र में होता है, यहाँ पर वो एकल सूत्र में होता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक में एकल सूत्र में, और यूकेरियोटिक में दोहरे सूत्र में होता है। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन किसे कहा जाता है। तो कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन गोल्जी जो बॉडीज़ हैं उनको कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, जो वैज्ञानिक थे एक गोल्जी, उन्हीं ने इनकी खोज की थी, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इनको गोल्जी बॉडीज़ कहा जाता है, और इन्हीं को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कहा जाता है।
अगला है लाइजोजियम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो लाइजोजियम में लगभग 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आत्मघाती या फिर आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है, और डी डुवे ने इसकी खोज की थी। लाइजोजियम की खोज किसने की थी? डी डुवे ने की थी। ठीक है, अगला है प्रोटीन बनने की अंतिम प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो प्रोटीन बनने की अंतिम प्रक्रिया को कहा जाता है ट्रांसलेशन। ठीक है फ्रेंड, ट्रांसलेशन प्रोटीन बनने की अंतिम जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। तो कोशिका विभाजन जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है असूत्री, फिर होता है समसूत्री या फिर अर्धसूत्री। ठीक है फ्रेंड, 3 प्रकार से होता है। ऐसे अंग जो असमान दिखाई देते हैं परंतु जिनकी मूल रचना समान होती है क्या कहलाते हैं। तो वे अंग कहलाते हैं समजात अंग। ठीक है फ्रेंड्स, होमोलोगस ऑर्गन उनको कहते हैं, यानी कि जो दिखने में तो अलग अलग है लेकिन उनकी मूल रचना यानी कि उनकी जाति क्या है वो एक ही है, तो उसको कहते हैं हम समजात। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसे ऑर्गन जो कि अलग अलग बने होते हैं लेकिन दिखने में समान है, ठीक है, उनको कहते हैं समरूप। यानी कि जिनका रूप समान है उनको समरूप कहते हैं और जिनकी जात समान है उनको समजात कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं क्या कहलाते हैं। तो वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। अगला है लिंग सहलंगता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या किसने की थी। तो लिंग सहलंगता यानी कि लिंकेज जिसको कहा जाता है इसकी सर्वप्रथम जो व्याख्या की थी वो मॉर्गन ने की थी, 1910 में की थी। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किस वर्ग के पौधों में पुष्प व बीज नहीं होते हैं। तो क्रिप्टोगैमस जो ये वर्ग है इसके पौधों में पुष्प एवं बीज नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्रिप्टोगैमी। जीवाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। देखिए बैक्टीरिया की खोज ल्यूइनहॉक ने की थी लेकिन उसको बैक्टीरिया जो शब्द दिया था वो एरनबर्ग ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, एरनबर्ग ने दिया था और कब दिया था? 1829 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1829 में एरनबर्ग ने बैक्टीरिया को बैक्टीरिया वर्ड दिया था, जबकि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनियो ल्यूइनहॉक ने। किस पादप समूह को एम्फीबियन वर्ग भी कहा जाता है। तो कौन से पादप समूह को एम्फीबियन वर्ग यानी कि वैसे वर्ग जो समुद्र में भी होते हैं और जो थल में भी होते हैं और जल में भी होते हैं, तो किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो समूह है उसको एम्फीबियन वर्ग भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए रहती है, वाटर चाहिए होता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता। अगला है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो पौधे की वृद्धि को जो नियंत्रित करता है वह है ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी खोज डार्विन ने की थी 1880 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1880 में इसकी खोज चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने की थी। ठीक है, और इसका जो निर्माण होता है इस वाले हार्मोन का वो पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है। ठीक है, और ये पौधे को गिरने से बचाता है, यानी कि प्लांट्स को ये गिरने से बचाता है और उनके ऊपर जो भी खरपतवार लगे होते हैं उनको नष्ट करने में भी यही सहायक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी हार्मोन्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख सकते हैं, उसका लिंक उसमें सारे आपको डिटेल में बताया गया है प्लांट्स हार्मोन के बारे में, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उनको जाके देख सकते हैं। तो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है ऑक्सिन। आलू का स्थिल रोग यानी कि विल्ट डिजीज ऑफ पोटैटो किस प्रकार का रोग है। तो यह एक जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, यह एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है फ्रेंड्स, आलू का जो शिथिल रोग होता है ना, विल्ट डिजीज ऑफ पोटैटो, ये एक बैक्टीरियल रोग है, बैक्टीरिया से होता है और इसको रिंग रोग भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस बीमारी को रिंग रोग भी कहते हैं, तो आलू का जो स्थिल रोग है उसको रिंग रोग भी कहा जाता है। मक्का में वाइट बर्ड रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो जो मक्के में वाइट बर्ड होता है वह जस्ते की कमी से, जिंक की कमी से होता है। सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा कौन सा है। तो सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष कौन सा है। तो वह है यूकेलिप्टस। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र किसका है। तो सबसे ज़्यादा स्थायी पारिस्थितिक तंत्र जो है वह महासागर का होता है। अगला है खनन पर्यावरण केंद्र कहाँ स्थित है। तो खनन पर्यावरण केंद्र यह धनबाद में स्थित है। वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का पूर्ण रूप है पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है फ्रेंड, पर्टिकुलर मैटर ये पीएम का पूर्ण रूप है और एक होता है एसपीएम, तो उसका मतलब होता है सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है फ्रेंड्स,
कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। वायु प्रदूषक पारा किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह हमारी रक्त धाराओं को प्रभावित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, पारा। ऐसे ही जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, यह हमारे मस्तिष्क को प्रभाव करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही कई सारे होते हैं, जैसे सीसा होता है, लेड, तो ये हमारे उदर को प्रभावित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, उदर को प्रभावित करता है। अगला है, किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? तो पॉरीफेरा। ठीक है, पॉरीफेरा जो जगत है, ये संघ है, उसके सभी जंतु जो होते हैं ये खारे जल में पाए जाते हैं और उनके शरीर में बहुत सारे छेद होते हैं। ठीक है, जैसे स्पंज होता है ना, स्पंज, तो उसके शरीर में छेद होते हैं, तो वो इसी जगत में आता है, पॉरीफेरा में। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो यहाँ पर ये भार होगा, तो शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? लगभग 7%। ठीक है फ्रेंड्स, मानव के शरीर में 5 से 6 लीटर के करीब खून होता है। ठीक है, महिलाओं में पुरुषों से आधा लीटर खून कम होता है। ठीक है, अगर एक महिला और एक पुरुष दोनों बराबर एज के हैं, बराबर हैं, दोनों का सब कुछ सेम है, तो पुरुष में महिला के अपेक्षा आधा लीटर खून ज़्यादा होता है। ठीक है, खून का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जीभ के अग्र भाग से किस स्वाद का आभास होता है? जीभ के आगे वाले भाग से हमें मीठे का आभास होता है। ठीक है, जीभ में जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उनको स्वाद कलिकाएं बोला जाता है, टेस्ट बड्स उनको बोला जाता है। आगे के भाग से हमें मीठे का आभास होता है। जो पीछे का भाग होता है जीभ का, वो हमें कड़वे का आभास दिलाता है। ठीक है, और जो बगल का हिस्सा होता है जीभ का, उससे हमें खट्टे का आभास मिलता है। अगला है, इंसुलिन के अतिस्राव से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, अगर इंसुलिन हमारे शरीर में ज़्यादा बनने लगेगी तो हमें हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है, और यदि इंसुलिन का स्राव कम होगा, इंसुलिन कम बनेगी, तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन की खोज पैटिंग ने की थी, ये हम पिछले वीडियो में भी देख चुके थे। और इंसुलिन का जो पहला टीका दिया गया था या पहला इंजेक्शन दिया गया था, वो लियोनार्ड थॉम्सन को दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, लियोनार्ड थॉम्सन कनाडा के हैं। 1922 में सबसे पहले इनको इंसुलिन का टीका या इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंसुलिन का पहला टीका किसे दिया गया था? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे ने 1628 में की थी। ठीक है, रक्त परिसंचरण में क्या होते हैं? 4 भाग होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक होता है हमारा जो हृदय होता है, दूसरी हमारी धमनियाँ होती हैं, तीसरी हमारी जो आर्टरीज होती हैं, जो शिराएँ होती हैं, ठीक है, वेन्स बोलते हैं जिनको, और चौथा हमारा खुद ब्लड होता है। ठीक है, यानी कि खून। ये 4 भाग होते हैं हमारे रक्त परिसंचरण के। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो जो मूत्र का पीला रंग होता है वह यूरोक्रोम के द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यूरोक्रोम के द्वारा जो मनुष्य का जो मूत्र होता है उसका रंग पीला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये यूरोक्रोम होता है, जब हमारे शरीर में जो हेमोग्लोबिन है, इसके विखंडन से यूरोक्रोम बनता है। अगला है, मनुष्य के सिर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के सिर में कुल 29 हड्डियां होती हैं। ठीक है, अगर बात करें सिर्फ कपाल की, तो कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। ठीक है, अगर हम रीढ़ की बात करें, रीढ़ की हड्डी कितनी होती हैं? 33 हड्डियां हमारी रीढ़ में होती हैं। ठीक है, लेकिन जब मनुष्य थोड़ा बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो बाद में उसके उसमें विकसित होने पर मनुष्य के रीढ़ में 26 हड्डियां रह जाती हैं। अगला है, एडिसन रोग किसमें आई विकृति के कारण होता है? तो एडिसन रोग कॉर्टेक्स में आई विकृति के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में होते हैं? तो देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में होते हैं? 1:1। ठीक है, यानी कि कार्बन 1 होता है, हाइड्रोजन 2 होता है, ऑक्सीजन हमारा 1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 1 होता है, तो ये अनुपात में ये उनका होता है कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये विटामिन सी के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में आज हमने 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है, और हमारी जो ये सीरीज चल रही है इसके हम 120 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये हमारा भाग 3 था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे भाग 1 और 2 नहीं देखे हैं, उसमें भी आपको ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।